हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। नोट्स मेकिंग सीरीज का ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एनसीईआरटी एंड टू बी मोर स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स रिलेटेड अगर नोट्स हमें बनाने हैं, कोर आइडिया ये होना चाहिए जो भी नोट्स हम बनाए उसको रिवीजन करना लास्ट मोमेंट पे उन नोट्स में से काफी आसान होना चाहिए। उसकी लैंग्वेज, उसका पैटर्न इस तरीके से हो कि उसको रिवाइज करते टाइम ज्यादा समय ना लगे। एनसीईआरटी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है डेट एंड डेफिसिट। एनसीईआरटी में से ही हम वो टॉपिक पढ़ेंगे और किस तरीके से उस टॉपिक में से नोट्स हमको निकालने हैं, दिस विल सी इन टुडेज वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स जनरली क्वेरी मैसेज करते हैं कि ये टॉपिक कहाँ से चूज करा, तो आज का टॉपिक डेट और डेफिसिट जो हम लोग अभी स्टडी करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर 5 का, जिसका नाम है द गवर्नमेंट फंक्शंस एंड स्कोप। यहाँ से हम ये टॉपिक उठा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर 5.2.3 एक सब टॉपिक है डेट। तो हूसोएवर वांट्स टू रेफर this topic from NCERTs, they can follow this track. Obviously, लेक्चर पढ़ने से पहले अगर आप NCERT पढ़ेंगे उसके बाद ही लेक्चर देखेंगे तो आई एम श्योर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं। ये लेक्चर देखें, इससे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उसके बाद NCERT पढ़ें, तो ओवरऑल एक पॉजिटिव इंपैक्ट ही रहेगा आपकी प्रिपरेशन पे। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टडी करना इसलिए जरूरी हो जाता है, वो हमें मदद करते हैं ये समझने में कि किसी टॉपिक को नोट्स में किस तरीके से ब्रेक करें। तो यहाँ पे डेट और डेफिसिट के अंदर हम लोग सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी and other civil services examinations. So the important pointers that we will cover in today's lecture, we'll start with the basic understanding and conceptual understanding of deficit and debt. उसके बाद there is a statement, deficits are inflationary. इसका क्या मतलब है and what causes this to happen. Last topic, or we will conclude today's lecture with another concept which is mentioned in NCERT, that is equivalent to burden on future generation. How does it happen? We'll try and understand all these basic points. दोस्तों यहाँ पे एक टर्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे, budgetary deficits. What are budgetary deficits? Budgetary डेफिसिट्स उल्टा होता है बजटरी सरप्लस का। बजटरी डेफिसिट का मतलब क्या है? जब इनकमिंग रिसीप्ट्स आर लेस देन ओवरऑल खर्चा यानी एक्सपेंडिचर, उस सिचुएशन को बोलते हैं बजटरी डेफिसिट्स। खर्चा ज्यादा है और सरकार की जो रेवेन्यू है वो उस खर्चे से कम है, तो उस केस में एक डेफिसिट की सिचुएशन जनरेट हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं बजटरी डेफिसिट्स। अब बजटरी डेफिसिट की सिचुएशन जनरेट तो हो गई है, इस सिचुएशन को, इस डेफिसिट को गवर्नमेंट पूरी कैसे करे, इसको फाइनेंस कैसे करे? तो यहाँ पे 3 सोर्सेज मेंशन करे गए हैं जिसके थ्रू बजटरी डेफिसिट्स को फाइनेंस करा जाता है। पहला है टैक्सेशन के तहत बोरोइंग, पैसा उधार लिया जाए, या तीसरा प्रिंटिंग मनी, जो कि सबसे खतरनाक ऑप्शन है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज मेंशन करी गई है कि आउट ऑफ ऑल दीज 3 ऑप्शंस, बोरोइंग दिस प्रोसेस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एज वी आर ट्राइंग टू रीड बिटवीन द लाइंस एंड यूपीएससी फोकस्ड नोट्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बजटरी डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए टैक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट यूज करती है, तो वहां पे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट यूज करती है बजटरी डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए, दैट इज बोरोइंग। हम अगर एक छोटे से हाउस होल्ड का एग्जांपल लें, यहाँ पे कोई एक फैमिली है जिसका खर्चा है 10,000 रुपए महीना, लेकिन उस फैमिली की जो इनकम है वो है 8,000 महीना। इनकम है 8,000, खर्चा है 10,000, यहाँ पे डेफिसिट हो गया 2,000। अभी जो डेफिसिट बना है 2,000 का, इस फैमिली को ये डेफिसिट पूरा जरूर करना होगा। इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए ये फैमिली क्या करेगी? ये बोरो करेगी, किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बोरो करेगी, कहीं से भी बोरो कर सकती है। अब जैसे ही ये 2,000 रुपए के अमाउंट को बोरो करेगी ये फैमिली, तो इस फैमिली के ऊपर चढ़ जाएगी उधारी, जिसको बोलते हैं डेट। ठीक इसी तरीके से जब गवर्नमेंट अपने डेफिसिट्स को फाइनेंस करने के लिए बोरोइंग्स की हेल्प लेगी, इसको बोला जाएगा गवर्नमेंट डेट। पहले से ही रेवेन्यूज कम थे, एक्सपेंडिचर ज्यादा था, उस डेफिसिट को, उस कमी को पूरी करने के लिए बोरोइंग्स हुई। बोरोइंग्स की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर डेट आ गया। तो एक स्टेटमेंट है विच इज क्लियरली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी दैट डेफिसिट इंक्रीजेस द स्टॉक ऑफ डेट। जितना ज्यादा हम डेफिसिट को पूरा करेंगे बिना अपना रेवेन्यू बढ़ाए, उससे हमारा स्टॉक ऑफ डेट ही बढ़ेगा। ये आप याद रखिए। इस स्टेटमेंट के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है। Deficits increases or decreases the stock of debt. When deficits are taken care of by borrowings, this entire process increases the stock of debt. गवर्नमेंट का डेफिसिट अगर कम नहीं होता, रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से ज्यादा नहीं होते, तो गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू बोरो मोर। अब जितना ज्यादा बोरोइंग होगा उतना ज्यादा डेट का एक्यूमुलेशन होगा, डेट बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी डेफिसिट था, उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो बोरोइंग ली गई थी उसकी वजह से डेट एक्यूमुलेट हुआ। जो डेट एक्यूमुलेट हुआ है उस पे इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है, विच फर्दर एड्स ऑन टू मोर ऑफ डेट। गवर्नमेंट जब भी अपने डेफिसिट को बोरोइंग से पूरा करेगी, डेट का एक्यूमुलेशन होगा, डेट एक्यूमुलेट होगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, गवर्नमेंट को और ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो भी बोरोइंग गवर्नमेंट ने की है उस पे प्रिंसिपल सम तो देना ही है, उसके साथ
इंटरेस्ट का भी जो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है वो भी एक तरीके से बर्डन ही कहलाएगा। तो अनलेस आप अपनी रेवेन्यूज नहीं बढ़ाएंगे, अपनी रिसीप्ट नहीं बढ़ाएंगे, डेट ओवरऑल एक्यूमुलेट होता चला जाएगा इन फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया है, दिस स्टेटमेंट आई फील इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको समझते हैं। इट सेज डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी। आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पकड़ के चलेंगे। इन्फ्लेशनरी अगर कोई चीज है तो अल्टीमेट आउटपुट जो निकल के आएगा, जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जनरल प्राइसेस राइज। इसी तरह इफ डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी द एंड रिजल्ट आउटकम विल शो दैट प्राइसेस विल राइज। अब ये होगा कैसे, उसके बारे में समझते हैं। गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ा देगी या फिर टैक्सेस को कट कर देगी, इन दोनों ही तरीकों से क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ओवरऑल आउटकम विच इज ऑल्सो नोन एज जीडीपी। इसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं? Y is equal to C consumption, I investment, G is government spendings, Y is equal to C plus I plus G plus net exports, यानी exports minus imports. Y is equal to C plus I plus G plus net exports cumulatively is known as overall output, which is equal to एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स भी एक कंपोनेंट था जी के नाम से। तो जी बढ़ेगा यानी गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स बढ़ाएगी तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा था अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कट करेगी, यानी आम आदमी के पास, आप और हमारे जैसे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी जिसको हम खर्च कर सकते हैं, और जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचेगी हम जाके चीजें परचेज करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। जब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज कर रही है तो क्या इसी फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई भी बढ़ रही होगी? तो उसका आंसर है दोस्तों नहीं। जिस पेस पे ओवरऑल डिमांड बढ़ी है उसी पेस पे सप्लाई नहीं बढ़ेगी, और वहीं पे आएगा सप्लाई और डिमांड का मिसमैच। और जब भी सप्लाई और डिमांड का मिसमैच होगा तब जनरल प्राइसेस विल राइज, एंड व्हेन प्राइसेस विल राइज it will result to inflation. Hence, it can be concluded that deficits are inflationary. ग्राफ की हेल्प से भी एक चीज समझते हैं। y एक्सिस पे we have general price levels, x एक्सिस पे हमारा है आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। आप लोग बताइए मेरे को ऐसा क्यों होता है? ये एडी है। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी या फिर टैक्स कम होगा तो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड विल राइज, यानी दिस कर्व विल मूव राइटवर्ड्स। दिस इज योर न्यू एडी डैश, जो कि पुराने एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, बढ़ा हुआ है। ग्राफिकली हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ऑल्दो थोड़ा क्लियर नहीं है बट आई थिंक यू गाइस विल अंडरस्टैंड दिस। ओवरऑल क्लियर है? डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी, बिल्कुल दे आर इन्फ्लेशनरी बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट टेंड्स टू इंक्रीज ओवरऑल स्पेंडिंग अलोंग विद कटिंग ऑन टैक्सेस, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस। अब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई, क्या सप्लाई भी उसी के हिसाब से बढ़ेगी? तो आंसर है नहीं। अब जब सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई में एक मिसमैच होगा, जिसकी वजह से जनरल प्राइसेस विल राइज, एंड व्हेन जनरल प्राइसेस विल राइज दिस सिचुएशन इज नोन एज इन्फ्लेशन। हेंस डेफिसिट्स आर इन्फ्लेशनरी। अब तक जो हम ये टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कैसे बोरो करती है? गवर्नमेंट बोरो करती है बॉन्ड्स इशू करके। गवर्नमेंट इशू करती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, उसमें आम जनता, पब्लिक, आप और हम जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। जनरल पब्लिक ये बॉन्ड इसलिए खरीदती है क्योंकि कोई भी बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करती है तो उसकी सिक्योरिटी 100% होती है, आपका पैसा 100% सेफ होता है। यही बॉन्ड्स इशू करके पब्लिक से पैसा रेज करती है और उसको गवर्नमेंट बोरोइंग बोला जाता है। यहाँ पे लास्ट स्लाइड की तरह एक और कंसेप्ट एनसीईआरटी में मेंशन करा गया है, बाय बोरोइंग नाउ गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द बर्डन ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसको हम दो तरीके से समझेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक सिनेरियो मेंशन करा है, राइट हैंड साइड में भी एक सिनेरियो मेंशन करा है। इन दोनों को स्टडी करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो गवर्नमेंट ने आज डेट एक्यूमुलेट करी है बोरोइंग करके, उसका बर्डन फ्यूचर जनरेशंस पे कैसे पास ऑन हुआ। ये तो हमने देख ही लिया था, गवर्नमेंट बोरो करती है कैसे, बॉन्ड इशू करती है उन लोगों पे जो आज की डेट में प्रेजेंट है। आप और हम लोग उस बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब आज की डेट में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट विल पे ऑफ दिस डेट। गवर्नमेंट की डेट एक्यूमुलेट हो गई। अब ये डेट गवर्नमेंट कितने समय में पे ऑफ करेगा? क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करता है वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, लंबे समय के लिए, और वो सेफ होते हैं। तो इसी तरह गवर्नमेंट अपनी इस डेट को पे ऑफ करेगी आने वाले करीब 20 साल में। काफी लंबा समय है, और इस आने वाले समय में टैक्सेस भी बढ़ा देगी। आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली है, डेट एक्यूमुलेट करी है, 20 साल के बाद अगर गवर्नमेंट इसको पे ऑफ करेगी, उस टैक्स का बर्डन किस पे जाएगा? आप और हम पे जाएगा या फिर आने वाली उस समय की यंग पॉपुलेशन पे आएगा? ऑब्वियसली उस समय पे जो यंग पॉपुलेशन वर्क फोर्स में एंटर करेगी उसके ऊपर ये बढ़े हुए टैक्स की मार लगेगी। इन्वेस्ट किया आप और हमने आज की डेट में, लेकिन जो बढ़ा हुआ टैक्स का भुगतान है वो करेगी आने वाली पॉपुलेशन। अब बढ़ा हुआ टैक्स यंगर पॉपुलेशन के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी इनकम आफ्टर टैक्स डिडक्शन,
वो कम हो जाएगी, दैट विल गो डाउन। डिस्पोजेबल इनकम कम है तो कंजम्पशन विल ऑल्सो गो डाउन, विच रिजल्ट्स इन द फॉल इन नेशनल सेविंग्स। राइट हैंड साइड में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा, अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से देखते हैं। गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड इशू करे थे, आम पब्लिक ने उसमें इन्वेस्ट किया था, वहां से गवर्नमेंट ने बोरोइंग की थी। अब क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है, सिक्योर है, 100% सेफ्टी है, आम जनता गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर देगी। अब उसके पास प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसा कम बचेगा, प्राइवेट सेक्टर का बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कम कर पाएगी। इसी तरह दिस विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड सेविंग्स फॉर प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर के बॉन्ड मार्केट में पैसा नहीं लगेगा तो उस रूट से कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगी। अब कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर से कम होगी तो ओवरऑल ग्रोथ भी कम होगी। अब लेफ्ट हैंड साइड से रिड्यूस ग्रोथ है, राइट हैंड साइड से रिड्यूस नेशनल सेविंग्स है। ये क्लियरली यहाँ से एविडेंट है। जो इन्वेस्टमेंट आज हमने करी है बॉन्ड्स में और गवर्नमेंट ने बोरोइंग करी है, इसकी वजह से जो डेट जनरेट हुई है उसका बर्डन डेफिनेटली फ्यूचर जनरेशंस पे पास ऑन हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे एनसीईआरटी से, न्यूज़पेपर से, और कुछ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, जिस तरीके से हम रिवाइज करें और रिवीजन के टाइम पे ज़्यादा टाइम ना लगे इस नॉलेज को रिकॉल करने में। इसी तरीके से हम नोट्स बनाते जाएंगे आने वाले समय में। साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट से रिलेटेड नोट्स किस तरीके से हम बनाएंगे, वो सारी वीडियोज़ भी हम लोग आप तक लेके जरूर आएंगे। मीनवाइल आई विश यू ऑल द बेस्ट, सेफ रहें, तैयारी करते रहें। आने वाले प्रीलिम्स 2021 में मात्र 6 महीने का समय रह गया है। आई थिंक यू ऑल शुड गेट सीरियस नाउ and start preparing, study hard, and I wish you all the best.